हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं और इनके किस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग समझते हैं। देखिए, उपसर्ग जो शब्द है, इस शब्द को ही अगर हम देखें तो ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक उप है, तो उप का अर्थ क्या होता है? पूर्व। ठीक है, और सर्ग का अर्थ होता है पूर्व, या फिर इसको पहले भी लिख सकते हैं, है ना, पहले। और सर्ग का अर्थ होता है सृजन करना, सृजन। और या फिर हम इसको लिख सकते हैं जोड़ना। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ से ये हम अनुमान लगा सकते हैं, यानी जब किसी शब्दांश को जोड़कर, है ना, शब्दांश को जोड़कर, अब किस में जोड़ेंगे? शब्द में जोड़कर, शब्दांश को किसी शब्द में जोड़कर, ऐसे लिख लेते हैं, किसी शब्द में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहलाते हैं। आप समझ लीजिए कि उपसर्ग क्या होंगी, यानी कोई शब्दांश है, उस शब्दांश को किसी मूल शब्द में जोड़कर एक नया शब्द बना देंगे, उसका अपना अर्थ होगा, वो क्या कहलाएगा? वो उपसर्ग कहलाएगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक शब्द है हार, है ना। हार का मतलब क्या होता है? पराजय होना, पराजित होना, है ना। तो हार का अर्थ है पराजय। अगर इसके आगे, ठीक है, जैसे यहां पे लिखा है उप का अर्थ क्या होता है, इसके आगे मैं उप जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? उपहार, यानी एक नया शब्द बन गया, बन गया ना नया शब्द, उपहार हो गया ये। यानी उपहार का मतलब क्या होता है? भेंट, है ना, कोई गिफ्ट देना, है ना, जिसको आप इंग्लिश में गिफ्ट बोलते हैं, तो भेंट। ये क्या बन गया? उपहार। ऐसे और शब्द बना सकते हैं। मान लीजिए एक और शब्द देख लीजिए। मान लीजिए एक शब्द है अति, है ना। अति एक है शब्दांश और है सुंदर, है ना। अब क्या हो गया? ठीक है, अब देखिए सुंदर का मतलब होता है सुंदर, सुंदर दिख रहा है कोई, और अति मतलब अधिक। अब एक मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? अति सुंदर, एक वर्ड बन गया, है ना। यानी बहुत ज्यादा कोई सुंदर है, अत्यधिक होना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इस तरह से नए शब्द का निर्माण हो जाता है। यानी उपसर्ग में क्या होता है कि कोई उपसर्ग है, कोई शब्दांश है, वो किसी मूल शब्द में जुड़ेगा और जुड़कर एक नया शब्द गठित करेगा। ठीक है, उसका अपना अर्थ विशेष होगा। चलिए अब और आगे इसको और अच्छे से समझते हैं। इसको मैं मिटा देती हूं। अगर हम अपने अध्ययन के अनुसार बताएं, हम खाली पढ़ने के हिसाब से कि उपसर्ग कितने होते हैं, किस तरह से होते हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है ना। इनको सिर्फ एक अध्ययन के आधार पर 4 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, यानी कि पढ़ने में हमें सुविधा हो, हमें याद करने में आसानी हो, तो उस आधार पर कितने उपसर्ग को कितने भागों में बांट सकते हैं? हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। उपसर्ग है ये, कोई इसका भेद किसके आधार पे है? सिर्फ अध्ययन के आधार पर, अपने हम पढ़ने के अनुसार इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। आप सबको पता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो संस्कृत से बनी है ना। संस्कृत उसका मूल है। ठीक है, यानी संस्कृत के शब्द इसमें बहुतायत होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द तो कैसे आए? संस्कृत भाषा से लिए गए। उसके बाद कुछ देशज और विदेशी शब्द आ गए, जो क्या कहलाएंगे? जो हिंदी के शब्द हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? कुछ शब्द क्या हुए, चूंकि हमारे भारत में, मैंने हमको बताया आपको पहले भी कि मुगलों का शासन लंबे समय तक रहा, तो उनकी भाषा का के भी शब्द हमारे भाषा में शामिल हो गए, है ना, हमारी भाषा में आ गए। इसके बाद अंग्रेजों का शासन बहुत लंबे समय तक था, तो उनके शब्द भी शामिल हो गए। तो उन सब के
शब्दों के उपसर्ग भी बने। तो उसी के आधार पर उपसर्ग के चार क्या होते हैं, चार भेद होते हैं। ये सिर्फ अध्ययन के आधार पे है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आप ध्यान रखिए। देखिए, एक तो होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, ठीक, संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, ठीक, समझते जाएंगे क्या क्या है। इसके बाद देखिए हिंदी के उपसर्ग, कुछ कुछ मैं आपको बता दूंगी जो जिससे आपको आसानी होगी। हिंदी के उपसर्ग यानी हिंदी की खुद की जो अपने शब्द हैं, संस्कृत इसके मूल में है, यानी कि कुछ बहुत सारे शब्द संस्कृत से ही, क्योंकि संस्कृत ही हिंदी की जननी है, ठीक है। तो हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है, तो उसी से ये सारे शब्द आए हैं। पर कुछ कुछ शब्द स्वतः निर्मित होते गए, है ना, तत्सम तद्भव बदलते गए, और इस तरह से देशज और विदेशी शब्द भी देशज शब्द भी आ गए इसमें। इसके बाद कुछ विदेशी शब्द आए, तो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं उर्दू के, है ना, या फिर फारसी, है ना, उर्दू और फारसी के शब्द, ठीक है। जब विदेशी शब्द भी भाषा में शामिल हो गए हिंदी में, तो वो क्या बन गए, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा क्या है, सारे शब्दों को बहुत आसानी से पचा जाती है, बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है ना, सारे शब्द उसमें आ जाते हैं। इसके बाद क्योंकि अंग्रेजों का शासन बहुत लंबे समय से था, तो यहाँ पर अंग्रेजी के भी कुछ शब्द आपको उपसर्ग मिलेंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग, है ना, के उपसर्ग। अब हम एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं उर्दू के उपसर्ग। थोड़े थोड़े एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, पर मैं कुछ कुछ आपको बताती हूँ जिससे आपको आसानी हो। देखिए, एक शब्द होता है, मान लीजिए अति, ठीक है, अति, ठीक, और क्या हो सकता है, अप, और क्या हो सकता है, सन, है ना, स अधन्न, है ना, फिर निर, ठीक, इस तरह से बहुत सारे मिलेंगे, मैंने कुछ आपको बताए हैं, उत, ठीक, और क्या मिल सकता है, प्र, इस तरह से बहुत सारे मिलेंगे, ठीक, जितने याद आते गए मैंने बता दिया। जैसे अति, है ना, तो अति क्या हो सकता है, अति का कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, तो जैसे अतिरिक्त, है ना, रिक्त एक शब्द है, रिक्त मतलब क्या होता है, खाली, है ना, रिक्त का अर्थ क्या होता है, खाली, और इसमें अति जुड़ गया यानी बिल्कुल खाली हो गया, है ना, अतिरिक्त, ठीक। इसके बाद अप एक शब्द है, एक शब्द होता है मान, अब मान के आगे अप जुड़ गया तो क्या बन गया, अपमान, है ना। ऐसी एक शब्द होता है शिष्ट, होता है ना, शिष्ट यानी सभ्य, है ना, और अगर मैंने इसके आगे अप लगा दिया तो अपशिष्ट यानी कूड़ा हो गया, बेकार हो गया, है ना। सन, तो एक होता है तुष्ट, शब्द होता है तुष्ट, और उसके आगे मैंने लगा दिया तो संतुष्ट, है ना। ऐसे ही देखिए, एक शब्द होता है अंतर, और आगे मैंने लगा दिया तो निरंतर, निरंतर, ठीक है, निरंतर हो गया। और सोचिए, जैसे एक है उत, तो उत्तम, है ना, तो इसमें क्या है, उत जो है वो उपसर्ग है, ठीक है। और हो सकता है उत्कर्ष, है ना, उत्कर्ष। प्र, एक शब्द होता है बल, बल के आगे हमने लगा दिया तो प्रबल, है ना, बुद्धि तो प्रबुद्धि, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताया कि संस्कृत के ये एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम हिंदी के देखेंगे, मैं थोड़ा इधर लिख करके लिख देती हूँ इसको, हिंदी के, इसको मैं मिटा देती हूँ, इधर का मिटा देती हूँ, फिर आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, एक शब्द होता है अ, ठीक है, अ, किसी शब्द के, किसी मूल शब्द के आगे अ लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग बन जाएगा, एक नया शब्द क्रिएट करेगा। जैसे अब देखिए, एक शब्द होता है छूता, इसके आगे मैंने लगा दिया तो अछूता बन गया, है ना, होता है अछूता, है। अबोध, बोध, अबोध, ऐसे बना सकते हैं आप, अबोध, ठीक है, अबोध बालक, है ना, यानी जिसको ज्ञान नहीं है, अबोध, ठीक। फिर अन, एक शब्द हो गया अन, तो अन के आगे लगा दिया मोल, फिर अनमोल, बन गया एक शब्द, है ना। इस तरह से हिंदी में भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक। एक होता है परा, ठीक है, तो परा क्या बन सकता है, तो पराक्रम, पराक्रम,
क्रम, फिर पराक्रम। ठीक, और क्या बन सकता है? और बन सकता है पराधीन, बन सकता है एक शब्द, है ना, पराधीन, आधि, ठीक, पराधीन। और क्या बन सकता है? एक होता है नी, सिर्फ नी, है ना, नी। तो एक होता है शब्द निधन, धन और निधन, है ना। तो इसमें धन के जब निधन करते हैं तो नी में, नी क्या है? इसका उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे इसमें परा उपसर्ग है, इसमें परा उपसर्ग है, इसमें अनुमूल, इस तरह से इसमें भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। मैंने कुछ कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं जिससे आपको समझ में आ पाए। अब ऐसे उर्दू और फारसी के बताते हैं, थोड़े से उर्दू और फारसी के और समझिए। उर्दू और फारसी के देखिए, अब उर्दू और फारसी के हैं तो इनके जो शब्द हैं वो शब्द भी उर्दू और फारसी के ही है। जैसे एक देखिए, एक नहीं बहुत सारे बताऊंगी, लेकिन अभी आप समझिए। एक शब्द होता है अल, है ना, जैसे एक शब्द होता है विदा, और अगर इसके आगे हमें अल लगा दूं तो क्या शब्द बन गया? अलविदा, है ना। ठीक, और देखिए एक होता है खुश। ये जो खुश शब्द है उर्दू का शब्द है, तो क्या है? खुश से क्या बनेगा? खुशनुमा, खुशनुमा, या फिर खुश नसीब बन सकता है, सॉरी, खुश नसीब। ठीक, खुश नसीब बन सकता है, खुश किस्मत बन सकता है। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये ऑलरेडी उर्दू या फारसी के शब्द हैं। इसके अंदर जो उपसर्ग लगे हैं वो भी क्या है? उर्दू या फारसी के हैं। एक शब्द होता है बे, एक शब्द होता है ईमान, है ना, ईमान। अब ईमान है, ईमान भी उर्दू शब्द है, अब इसमें लगा दिया तो बेईमान हो गया, है ना। या और हो सकता है बेइज्जत। ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द उर्दू के या फारसी के शब्द हैं, और इसमें जो उपसर्ग लगे हैं, जो उपसर्ग के शब्दांश लगे हैं, वो भी क्या हैं? वो भी उर्दू या फारसी शब्द से लिए गए हैं। ठीक है, और देख लीजिए, बहुत सारे होते हैं, आप किताब में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल से आपको बताए जिससे कि आपको आसानी हो। ला, एक शब्द होता है इलाज, तो इलाज क्या होता है? इलाज भी उर्दू शब्द है, अब इसके आगे ला लगा दिया यानी ला इलाज, अब उसका इलाज नहीं हो सकता, है ना। इसके बाद देखिए एक शब्द होता है हम, है ना, हम। अब हम जो है, हम कैसे बनेगा? हम दर्दी, दर्दी शब्द, है ना, हम दर्दी या हमदर्द। ठीक, ये सारे क्या है? हम उम्र। इसमें एक शब्द और भी आता है हम उम्र, बहुत बोला जाता है हम उम्र, यानी सेम एज, है ना। इस तरह से एक होता है हर दिन, हर दिन, हर दिन ऐसा होता है ना। हम लोग जो हिंदी भाषा में है प्रतिदिन शब्द होता है, प्रतिदिन, और इसमें क्या होता है? हर दिन। ठीक, तो इस तरह से उर्दू और फारसी के शब्द हो गए। आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैंने उसको एग्जाम्पल से भी आपको समझाया है। किताब से जब आप देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसके बाद मैंने एग्जाम्पल मिटा दिए सो दैट आप आगे की भी चीजें देख पाए। अंग्रेजी के, अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमारी भाषा में उर्दू के शब्द आए, इसी तरह हमारी भाषा में क्या हुआ? कुछ शब्द इंग्लिश के शामिल हो गए, अंग्रेजी भाषा के भी शामिल हो गए, और वो वैसे ही प्रयोग किए जाने लगे। ठीक है, उससे किसी को दिक्कत नहीं होती, उनको ऐसा लगता है कि वो हमारी हिंदी भाषा के ही शब्द हैं। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे देखिए एक शब्द होता है सब, है ना, सब, आपने एकदम सुना होगा, सब इन, मैं थोड़ा सा और इधर से लिखती हूँ, जगह कम लगी। देखिए एक शब्द होता है सब, ठीक है, और मैं लिख दूं सब इंस्पेक्टर, पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो हम हिंदी भाषा में बोलेंगे सब इंस्पेक्टर, तो है तो ये इंग्लिश का शब्द, इसके आगे जो वर्ड लगा है वो भी क्या है? इंग्लिश का, जो उपसर्ग लगा है वो भी क्या है? अंग्रेजी भाषा का ही है। ऐसे ही और देखिए, और भी हो सकता है। अब देखिए जैसे एक शब्द होता है डिप्टी, जिसका अर्थ होता है सहायक, है ना, तो डिप्टी, डिप्टी में क्या हो सकता है? डिप्टी, अब आप लोग आजकल बहुत बोलते हैं डिप्टी सीएम, है ना, तो या डिप्टी कलेक्टर, तो क्या है? ये सारे शब्द क्या है? मान लीजिए लिखा मैंने डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर, तो डिप्टी कलेक्टर क्या है? ये अंग्रेजी का वर्ड है, इसके आगे जो उपसर्ग लगा है वो भी अंग्रेजी का है।
ऐसे ही और है वाइस, ठीक है। वाइस का क्या अर्थ होता है? वाइस का अर्थ भी होता है सहायक। तो वाइस सहायक है, इसमें क्या हो सकता है? वाइस चांसलर, वाइस राय। आप लोग वाइस राय पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन से वाइस राय रहे हैं भारत में, तो वो सारी चीजें जब आप पढ़ते होंगे तो आप वाइस शब्द आता है, वाइस चांसलर, वाइस वाइस राय। तो ये सब क्या है? जो वाइस है, ये वाइस भी क्या है? वाइस प्रिंसिपल, आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे जो शब्द हैं अंग्रेजी के हैं, इनमें जो उपसर्ग लगे हैं वो अंग्रेजी के हैं, ठीक है। और हो सकता है जनरल, है ना, ठीक। और क्या हो सकता है? चीफ, है ना, जैसे चीफ मिनिस्टर आप लोग कह देते हैं। हेड, जैसे हेड मास्टर, है ना, हेड ऑफिस, इस तरह से आप लोग बोलते हैं। तो क्या है? ऐसे ही ये बोलचाल में हमारी भाषा में, हिंदी में शामिल हो गए, और इनके उपसर्ग भी फिर उसी तरह से अंग्रेजी भाषा के ही हमारे में शामिल हो गए। तो अब हमने जान लिया कि उपसर्ग के जो भेद हैं, जो अध्ययन के आधार पर बनाए गए हैं, इनका कोई प्रामाणिक स्तर नहीं है, ये सिर्फ अध्ययन के आधार पर समझने के लिए इस तरह से हैं कि 4 भेद हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के, अंग्रेजी के। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं सब में। संस्कृत में बहुत सारे हैं, हिंदी में भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि शब्द बन रहा है तो उसका अर्थ क्या हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना विवेक लगाएंगे, अभ्यास करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।